Good morning students, myself मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि। पादप वृद्धि में दो चार अपने छोटे छोटे टॉपिक रहे। सबसे पहला उसमें दीप्तकालिता। दीप्तकालिता शब्द जो है गार्डनर तथा एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दीप्तकालिता क्या है हम देखते हैं कि पादपों में प्रारंभ में क्या होता है, कायिक वृद्धि होती है और कायिक वृद्धि समाप्त होने के पश्चात उनमें जननिक वृद्धि प्रारंभ होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आवृत बीजी पादपों की। आवृत बीजी पादपों में कायिक वृद्धि समाप्त होने के पश्चात जननिक वृद्धि प्रारंभ होती है। जननिक वृद्धि प्रारंभ होने का मतलब क्या है? जननिक वृद्धि का मतलब है पादप का जो जननिक भाग है, जननिक भाग क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। यानी पुष्प का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। पुष्प के निर्माण को हम क्या कहते हैं? जननिक वृद्धि कहते हैं। तो एक निश्चित समय तक कायिक वृद्धि करने के पश्चात पादपों में क्या होता है? जननिक वृद्धि प्रारंभ होती है। तो गार्डनर एवं एलार्ड ने क्या देखा, तो आपको ये उदाहरण भी याद रखना है, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तंबाकू की मेरीलैंड मेथोम, तंबाकू की मेरीलैंड मेथोम किस्म जो है, जब इन्होंने इसको वसंत ऋतु में बोया तो कायिक वृद्धि समाप्त होने के पश्चात भी इनमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई। फिर इन्होंने क्या देखा कि जब शीत ऋतु में इस किस्म को बोते हैं शीत ग्रहों के अंदर, तो उनमें पुष्पन की क्रिया हो जाती है। या ग्रीष्म ऋतु में जब इसको बोया जाता है तो इसमें कायिक वृद्धि के समाप्त होते होते ही और जननिक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। तो इस आधार पे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश जो है वो क्या करता है? एक क्रांतिक कारक के रूप में कार्य करता है। अर्थात किसी भी पादप में जननिक वृद्धि के लिए क्या चाहिए? प्रकाश की मात्रा चाहिए, या यूं कहें कि प्रकाश की अवधि चाहिए। और उस प्रकाश की अवधि पर्याप्त मात्रा में मिलने पर ही पादपों में क्या होता है? पुष्पन की क्रिया होती है, या यूं कहते हैं कि जननिक वृद्धि प्रारंभ होती है। तो वो क्या कहलाती है? प्रकाश की अवधि या दीप्तकालिता कहलाती है। तो दीप्तकालिता हम किसे कहेंगे? दिन की लंबाई की वह अवधि जो पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक होती है, या दिन की लंबाई की अपेक्षित अवधि जो पादपों में पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक होती है, दीप्तकाल कहलाती है। इसी बात को हिलमैन, अलग से वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, हिलमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि प्रकाश तथा अंधकार अवधि, यानी अपन जानते हैं रात्रि को क्या मिलता है पादप को? अप्रकाश मिलता है या अंधकार मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश तथा अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति पौधों की अनुक्रिया को क्या कहते हैं? दीप्तकाल कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? हिलमैन ने। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हिलमैन ने क्या कहा कि प्रकाश तथा अंधकार यानी दिन और रात्रि के अंतरालों के प्रति पौधों की अनुक्रिया को क्या कहते हैं? दीप्तकाल कहते हैं। अब देखिए, दीप्तकालिता के आधार पर पादपों को तीन भागों में विभाजित किया गया, एसडीपी, एलडीपी और डीएनपी। एसडीपी क्या है? शॉर्ट डे प्लांट, यानी इनको दिन की लंबाई की कम आवश्यकता होती है या कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। हिंदी में कहेंगे लघु दिवसीय पादप। एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवसीय पादप। डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप। तो इनमें से परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। दीर्घ दिवसीय पादप यानी इनको अधिक लंबी अवधि की प्रकाश की आवश्यकता होती है, या यूं कहते हैं अधिक लंबे दीप्तकाल की आवश्यकता होती है। एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवसीय पादप यानी कम प्रकाश अवधि की या कम लंबे दीप्तकाल की आवश्यकता होती है। डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप, अर्थात इनके ऊपर दीप्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की मात्रा इनको कम मिले या ज्यादा मिले, इनमें पुष्पन की क्रिया हो जाती है। तब इनके उदाहरण याद रखने का तरीका क्या है कि आप केवल डीएनपी के उदाहरण याद रखिए, सूरजमुखी, टमाटर, कपास, मक्का। इसके बाद में एसडीपी और एलडीपी जो है इनको आप उल्टा कर दीजिए। यानी अपन जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में
दिन की लंबाई कम मिलती है या प्रकाश की मात्रा कम मिलती है, यानी आप यूं याद कर सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में जो पादप उगते हैं उनमें वो तो किसके उदाहरण हो जाएंगे, एलडीपी के, और गर्मियों में जो उगते हैं वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, एसडीपी के। तंबाकू, गन्ना, सोयाबीन, डहेलिया, ये एसडीपी के हैं उदाहरण, यानी लघु दिवसीय पादपों के। एलडीपी दीर्घ दिवसीय पादपों के उदाहरण पालक, मूली, चुकंदर, गेहूं, गाजर और आलू। ये हो गए अपने एसडीपी, एलडीपी और डीएनपी के उदाहरण। इसके पश्चात कुछ क्रियाविधि दी गई है, उसको समझते हैं अपन। देखिए, दीप्तकालिक प्रेरण का स्थल क्या है। दीप्तकालिक प्रेरण का स्थल का मतलब है कि ये जो दीप्त काल की अपन बात कर रहे हैं, प्रकाश अवधि की जो अपन बात कर रहे हैं, इस प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, तो इसको अवशोषित कौन करता है, चेलिया खान के अनुसार जो पत्तियां होती है वो पत्तियां क्या करती है, इस प्रकाश को ग्रहण करती है और ग्रहण करके इसे पुष्प कलिकाओं को स्थानांतरित करती है, जिससे पुष्प कलिकाएं क्या करती है, पुष्प का निर्माण करती है। अब इनमें भी देखिए, जो तरुण पत्तियां हैं वो तरुण पत्तियां क्या करेगी, प्रकाश को अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाएगी, केवल विकसित पत्ती ही अधिक मात्रा में प्रकाश को ग्रहण करती है। और जैसे जैसे पत्ती पुरानी होने लगती है वैसे वैसे उसकी प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब देखिए, दीप्तकालिता की क्रियाविधि। दीप्तकालिता की क्रियाविधि क्या है कि प्रकाश ऊर्जा या दिन के लंबाई की अवधि को पत्ती ग्रहण करती है, ग्रहण करके पुष्प कलिका को स्थानांतरित करती है, उससे पुष्प का निर्माण होता है। और इस बात को समझाने के लिए कि दीप्त काल के अनुसार ही जननिक वृद्धि होती है, दो परिकल्पना दी गई है। पहली है फ्लोरिजन परिकल्पना, जिसे चेलिया खान ने दिया था, लेकिन चूंकि चेलिया खान ने यह बताया कि एक हार्मोन है जो कि दीप्त काल की उपस्थिति में निर्मित होता है, जिसका नाम उन्होंने दिया फ्लोरिजन हार्मोन। और ये फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो दो हार्मोनों का सम्मिश्रण होता है, किस किस का, जिब्रेलिन और एंथेसिस का। लेकिन चूंकि किसी भी एंथेसिस नामक वर्णक का या यौगिक का पृथक्करण अभी तक पादपों से नहीं हो पाया, इसलिए यह परिकल्पना स्वतः ही अमान्य होगी। दूसरी परिकल्पना है फाइटोक्रोम सिद्धांत, जिसे बोर्थविक तथा हेंड्रिक्स ने दिया था। पहले मैं थोड़ी सी आपको फ्लोरिजन परिकल्पना बता देता हूं। फ्लोरिजन परिकल्पना क्या है, चेलिया खान ने दी थी। इनके अनुसार पादपों के अंतर्गत प्रकाश ग्राही स्थल जो होता है वो पत्ती होती है, और पत्ती प्रकाश को ग्रहण करके किसे स्थानांतरित कर देती है, फ्लोरिजन हार्मोन को। फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो दो हार्मोनों का मिश्रण होता है, जिब्रेलिन और एंथेसिस। जिब्रेलिन जो है वो जो दीर्घ दिवसीय, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एलडीपी से एसडीपी, दीर्घ दिवसीय जो पादप होते हैं उनमें पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। वैसे तो जिब्रेलिन अपन ने पीछे पढ़ चुके हैं कि यह वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, और यहां पर क्या है, एंथेसिस जो है वो लघु दिवसीय पादपों के अंतर्गत पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। जब हम किसी पादप को लंबे समय तक अगर अंधकार में रख दें तो उनमें क्या होगा, जिब्रेलिन का संश्लेषण होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही उसको प्रकाश अवधि के अंतर्गत लाएंगे तीव्र गति से उसमें जिब्रेलिन का संश्लेषण होगा और एंथेसिस का संश्लेषण पहले ही हो गया। और अगर किसी पादप में पहले एंथेसिस का संश्लेषण हो जाता है और जिब्रेलिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन करने से फिर तीव्र गति से उसमें एंथेसिस का संश्लेषण होगा, और इन दोनों हार्मोनों के संश्लेषण के संयुक्त प्रभाव के कारण क्या होता है, पुष्प का निर्माण होता है। हालांकि ये मत अमान्य हो गया। उसके बाद में फाइटोक्रोम सिद्धांत, बोर्थविक तथा हेंड्रिक्स। फाइटोक्रोम सिद्धांत किसने दिया, बोर्थविक तथा हेंड्रिक्स ने दिया। इनके अनुसार पादपों की पत्तियों में एक प्रकाशग्राही वर्णक पाया जाता है, पादपों की पत्तियों में एक प्रकाशग्राही वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम, जिसे क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम। यह फाइटोक्रोम क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब देखिए, दिन के समय पीएफआर बनता है और ये पीएफआर जो है वो पीआर में परिवर्तित हो जाता है, रात्रि के समय पीआर जो है वो पीएफआर में परिवर्तित हो जाता है। यानी दिन के समय पीएफआर जो है वो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है और रात्रि के समय पीआर जो है वो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का तात्पर्य है कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फाइटोक्रोम का पीएफआर स्वरूप
पौधे में पर्याप्त मात्रा में एकत्रित होता है, जो एसडीपी में पुष्पन को अवरुद्ध करता है, जबकि पीआर जो है वो एलडीपी में पुष्पन को अवरुद्ध करता है। पीएफआर एलडीपी में पुष्पन को, पीआर एलडीपी में पुष्पन को अवरुद्ध करता है और पीएफआर एसडीपी में पुष्पन को अवरुद्ध करता है। कहने का तात्पर्य अलग अलग दिन की लंबाई की अवधि में दोनों का संश्लेषण होता है और ये दिन और रात्रि के अनुसार अपने आप को इंटरचेंजेबल कर लेते हैं, जो कि पुष्पन के लिए उत्तरदायी होते हैं, पीआर एसडीपी में और पीएफआर एलडीपी में। तो ये हो गया अपना दीप्तकालिता की क्रियाविधि। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, विलगन। विलगन क्या है? पत्तियों, पुष्पों, फलों का मात्र पादप से टूटकर अलग होना क्या कहलाता है? विलगन कहलाता है। कोशिका भित्ति की संरचना आप लोगों ने पिछले साल पढ़ी थी। कोशिका भित्ति के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? मध्य पटलिका। ये क्या है? मिडल लेमिला, मध्य पटलिका। और जो कोशिका भित्ति होती है उसको 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं अपन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और उसके पश्चात द्वितीयक को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, S1, S2 और S3। तो आप लोग जानते हैं कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की, और मध्य पटलिका जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो इनको निष्क्रिय करने वाले एंजाइम, जैसे आप लोगों को पता है एंजाइम वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, सेल्यूलोज पर काम करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज, पेक्टिन के ऊपर काम करने वाला पेक्टिनेज, ठीक है, पेक्टिन के ऊपर काम करने वाला पेक्टिनेज, यानी उनके अंत में अपन एज लगाकर क्या कर सकते हैं? उन एंजाइमों का नामकरण कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका है, इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के एंजाइम क्रिया करके क्या करते हैं? इन भित्ति को अपघटित कर देते हैं, और अपघटित कर कर यहां क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से एक परत का निर्माण करते हैं जिसे विलगन परत कहते हैं। और उसके पश्चात जैसे ही विलगन परत का निर्माण हो जाता है तो इनकी सुरक्षात्मक आवरण जो है वो टूट जाता है और एक विलगन क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और उसके पश्चात जैसे ही थोड़ी बहुत तेजी से हवा चलेगी, उस हवा के प्रभाव के फलस्वरूप ये संरचना जहां पर भी, यानी पत्ती, ये तना है और ये पत्ती है, यहां पर अगर विलगन परत का निर्माण होता है, या पुष्पकलिका और शाखा के मध्य विलगन परत का निर्माण होता है, जहां कहीं पे भी विलगन परत का निर्माण होगा, जिसमें एब्सेशन हार्मोन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विलगन परत का निर्माण होने के पश्चात जैसे ही थोड़ी बहुत तेज हवा का झोंका आएगा, तुरंत प्रभाव से ये संरचना जो है मुख्य पादप से टूटकर अलग हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विलगन। या हम यूं भी कह सकते हैं कि विलगन हार्मोनल संतुलन में बदलाव के परिणाम स्वरूप भी होता है, और इस प्रक्रिया में एब्सेसिक अम्ल जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलगन। अब 1-2 छोटे छोटे टॉपिक और रहे इस अध्याय में, जो अपन अगले वीडियो में इसको पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।